अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ सांवल आपके साथ मौजूद। आपका बच्चा आखिर क्यों नहीं सीख पाता? आजकल मुआशरे में मुकाबले का रुझान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और इसका असर वालिदैन पर भी पड़ रहा है। वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी के हर मैदान के साथ साथ तालीमी मैदान में भी कामयाब हो। जब बच्चा स्कूल जाने के काबिल होता है तो वालिदैन उसके लिए बेहतरीन तालीमी इदारे का इंतखाब करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बच्चों को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी लायक हो जाती है। वालिदैन को समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। बाज़ बच्चों में सीखने की सलाहियत की कमी होती है, जिसे बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस मर्ज में मुब्तला बच्चे को समझने, याद करने और किसी भी नई मालूमात के बारे में रद्द अमल देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ इन बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने और हिसाब करने में भी परेशानी होती है। मगर इसका हरगज ये मतलब नहीं कि इसमें मुब्तला बच्चा सीख नहीं सकता। वो सीख सकता है, लेकिन कुछ मखसूस महारतें सीखने में मुश्किल दरपेश आती है। वालिदैन को इस हकीकत का अंदाजा तब होता है जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। उससे पहले वालिदैन को इसका एहसास नहीं होता कि उनका बच्चा लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है। गुज़श्ता दिनों एक फिल्म देखने का इत्तफाक हुआ, जिसमें एक बच्चा जो कि अपने घर में सबसे छोटा है, उसको पढ़ने लिखने का कोई शौक ना था। स्कूल जाने से घबराता था। वो अक्सर अपनी क्लास के टेस्ट में फेल हो जाता था, हर वक्त शरारतें करता रहता था और असातिज़ा और वालिदैन से डांट खाता रहता था। उसके वालिदैन ने उसको एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां पर उसको एक शफीक उस्ताद मिला, जिसने उस पर तवज्जो दी और जान गया कि बच्चा लर्निंग डिसऑर्डर में मुब्तला है। आमतौर पर लर्निंग डिसऑर्डर की 4 इकसाम होती हैं। पहली किस्म में, जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, इसमें बच्चे की पढ़ने की सलाहियत कम होती है और बच्चे की तालीमी सरगर्मियों को बाकायदा मुतासिर करती है। अपनी बात को सही तरीके से बयान नहीं कर पाता, सवालात को समझने, नए अल्फाज को सीखने, पहचानने में और हिजे करने में दुश्वारी महसूस करता है। लर्निंग डिसऑर्डर की दूसरी किस्म डिस्ग्राफिया है। इसमें मुब्तला बच्चा सही तरह से लिख नहीं पाता। उसको अल्फाज के हिजे करने, अल्फाज को लिखने और अपने ख्यालात को कागज पर उतारने में मुश्किल पेश आती है। उनको लिखना नापसंद होता है और जब लिखते हैं तो ऊंची आवाज में बोलते हैं और बाज़ दफा अल्फाज के हिजे उल्टे लिख देते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर की तीसरी किस्म डिसकैलकुलिया है। इसमें बच्चा हिसाब के सवाल जैसे कि जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम करने में दुश्वारी महसूस करता है। उनको पैसे के लेन देन के मामलात में भी मुश्किल पेश आती है। और लर्निंग डिसऑर्डर की चौथी किस्म डिस्प्रैक्सिया है। इसमें बच्चे को उन तमाम कामों में मुश्किल आती है जिन सरगर्मियों में मुख्तलिफ आज़ा की हम आहंगी की ज़रूरत होती है, जैसा कि पजल बनाने के लिए हाथ और आंख दोनों की ज़रूरत होती है। आमतौर पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको लिखने, पढ़ने, हिसाब करने और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उनको लर्निंग डिसऑर्डर मौजूद है। वो बच्चा जिसको ये आर्जा लाहिक होता है, उसको पहले बयान की गई अलामात के अलावा और भी मुख्तलिफ निशानियां होती हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि ऐसे बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, अल्फाज को याद करने और बोलने में नई महारतें सीखने में, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में तवाज़न कायम करने में और पेंसिल पकड़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं। मुख्तलिफ अशकाल, रंगों और आवाज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते, मुख्तलिफ अल्फाज को बोलने में और जुमले को मुकम्मल करने में बाज़ औक़ात नाकाम हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ रवैये भी इस आर्जा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल की सरगर्मियों को सही तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते, तो वो असातिज़ा की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते और दूसरे तालिब इल्मों से भी दोस्ती नहीं हो पाती, तो बाज़ औक़ात बहुत गैर मुनासिब रवैया इख्तियार कर लेते हैं। नई चीज़ों को आसानी से कबूल नहीं कर पाते, उनको अपनी बात कहने का सही तरीका नहीं आता और चीखते चिल्लाते शोर बर्पा करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर यह आर्जा दिमाग की उस काबिलियत को मुतासिर करता है जो कि मालूमात को मौसूल करती है और रद्द अमल का इजहार करती है। लर्निंग डिसऑर्डर होने की वजह नहीं है, लेकिन कुछ
عوامل ہیں جو اس عارضہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر فیملی میں یہ عارضہ موجود ہو تو بچوں میں منتقل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو کوئی بیماری یا پھر کوئی حادثہ ہو جائے، آکسیجن کی کمی بچے کی وقت سے پہلے پیدائش بھی اس عارضہ ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ دماغ کے ہر حصے کی مکمل نشو و نما اگر نہ ہو سکے تو یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کم خوراک اور متوازن خوراک کا نہ ہونا، پیدائش کے وقت بچے کا انتہائی کم وزن ہونا بھی اس عارضہ کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ایسے بچوں کا پہلے مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر ان کی ہسٹری لی جاتی ہے اور ان کی ذہانت کے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور پھر انہی کے ریزلٹ کا مشاہدہ کرتے ہوئے ماہرین نفسیات آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ اگر اس عارضہ میں موجود بچے کی جلد تشخیص ہو جائے تو بچہ اپنے اسکول کی سرگرمیوں کو بھرپور انداز میں طے کر پاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بچہ احساس کمتری، پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے والدین کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ بچے کو درپیش مسئلہ کو سمجھیں اور ان کی نہایت پیار سے ڈیل کریں، اور ان کو پڑھانے کے لیے مختلف انداز اپنائیں، جیسے کہ ان کے اسکول کے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر مرحلے پر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ استاد کو چاہیے بچے کو درپیش مرض کی تشخیص کرتے ہوئے اسے خاص توجہ اور وقت مہیا کرے، اور سکھانے کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے آڈیو ویڈیو کی مدد سے دلچسپ سرگرمیوں کا سہارا لے کر اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے۔ ان بچوں کو عملی طریقہ کے ذریعے پڑھانے سے اچھے نتائج آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے نظموں اور موسیقی کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کروائے جائیں تاکہ جسمانی اعضاء میں ہم آہنگی اور توازن قائم ہو۔ ان بچوں کو احساس کمتری، ڈپریشن اور پریشانی سے بچانے کے لیے والدین اور اساتذہ کو پوری توجہ کے ساتھ مسلسل رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔